वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम लोग एवरी मॉर्निंग 9 AM को यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और इसे टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जा रहे हैं। अभी हम लोग सिलेबस के यूनिट 8 में हैं और यूनिट 8 में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय पुनर्जागरण। और भारतीय पुनर्जागरण में सबसे, जिसे कि भारत का पहला आधुनिक पुरुष कहा जाता है और भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उनके द्वारा स्थापित किया गया और भारत का पहला समाज सुधार आंदोलन जो कि आरंभ किया गया था ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ब्रह्म समाज के बारे में आज हम लोग A to Z हर चीज़ जानने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो छूटे नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ब्रह्म समाज का आइडिया क्या था, इसके संस्थापक कौन थे और इसका विस्तार किस प्रकार हुआ और अंततः इनमें किस प्रकार का विभाजन हो जाता है, और देखते हैं कि फिर इसका धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ये अलग अलग लोगों के नेतृत्व में आता है और अंततः इसका जो प्रभाव पहले रहा करता था उस तरह का प्रभाव नहीं रह पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों, राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्हें भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। भारतीय समाज में उस समय मध्ययुगीन बहुत सारी बुराइयां थी, चाहे वो सती प्रथा हो, विधवाओं की के साथ अमानवीय व्यवहार हो, बहुत तरह की इन व्यवस्थाओं के खिलाफ, इन कुप्रथाओं के खिलाफ राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को जिस संस्था के माध्यम से चलाया वही संस्था, वही संगठन ब्रह्म समाज कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना से लेकर इसके विस्तार को। हम लोग सभी जानते हैं कि 19वीं सदी में भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। किस सदी में? 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का जन्म हुआ और इसके जो जनक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। और भारत में धर्म और समाज में सुधार का कार्य प्रारंभ हो गया भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के माध्यम से। और इसी क्रम में सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को, इस डेट को आप लोग याद रखेंगे और इस ईयर को याद रखेंगे, 20 अगस्त 1828 को बंगाल में, इस स्थान को भी याद रखेंगे, कहाँ पर? बंगाल में ब्रह्म सभा नामक धार्मिक संस्था स्थापित किया जो बाद में ब्रह्म समाज कहलाने लगा। तो 2-3 चीज़ें नोट कीजिए। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा, कहाँ पर? तो बंगाल में। और यही ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो जाता है। और ब्रह्म समाज के पहले जो मंत्री हैं, जो पद दिया गया था वो मंत्री का पद ताराचंद चक्रवर्ती, इसे भी आप लोग याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ब्रह्म समाज के पहले मंत्री कौन थे? ताराचंद चक्रवर्ती। ब्रह्म समाज जो स्थापित किया गया, इसका क्या उद्देश्य था? ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्य, अगर इसका ऑब्जेक्टिव को देखा जाए तो 3 मुख्य उद्देश्य थे। हिंदू समाज में बुराइयों को दूर करना, हिंदू समाज में जो बुराइयां व्याप्त हो गई है, चाहे वो धर्म में कर्मकांड हो, बहुदेववाद हो, समाज में विधवाओं की दयनीय स्थिति हो, महिला अशिक्षा हो या सती प्रथा हो, इन सारे बुराइयों को दूर करना ही ब्रह्म समाज का पहला उद्देश्य था। अलग धर्म बनाना उनका उद्देश्य नहीं था। अपने धर्म, हिंदू धर्म में ही जो बुराइयां थी उसे दूर करके हिंदू धर्म को पवित्र और अच्छा बनाना पहला उद्देश्य था। दूसरा था उस दौर में ईसाई धर्म का प्रभाव भारत में जो बढ़ रहा था उसे रोकना, क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल में ईसाई धर्म को बढ़ाने का एक तरह से सरकार ने सहयोग दिया था ईसाई मिशनरियों को, और ईसाई मिशनरियां अपने धर्म को हिंदू धर्म से श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास अक्सर करती थी, और इसी प्रभाव को रोकना दूसरा उद्देश्य था ताकि हिंदू धर्म के क्षरण को रोका जा सके। ब्रह्म समाज का दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना, धर्म के नाम पर लोग आपस में विखंडित न रहे, उसमें एकता बनी रहे, ये तीसरा उद्देश्य था। सभी धर्म के लोगों में आपसी एकता बनाए रखना। तो ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे ब्रह्म समाज के।
अब देखते हैं ब्रह्म समाज का विस्तार किस प्रकार हुआ। ब्रह्म समाज का जो आरंभिक विस्तार हुआ उसके बारे में कहा जा सकता है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव समाज के उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों तक सीमित था। ब्रह्म समाज का जो आरंभिक विस्तार हुआ किस वर्ग तक? समाज के उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों तक। इनकी बातों को जो मध्य वर्गीय लोग थे उस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया। ये एक तरह से इसकी कमजोरी भी कह सकते हैं ब्रह्म समाज की। लेकिन कमजोरी क्या कहेंगे, क्योंकि उस दौर में उस समय की बात है जब भारत मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा था। एक संक्रमण का काल था, ट्रांजिशन का फेज था। उस युग में इतना बड़ा संस्था बना के बदलाव का जो प्रयास किया गया वही काबिले तारीफ है और वही सैल्यूटेबल है। हाँ, लेकिन समाज के सभी वर्गों को एकाएक प्रभावित नहीं कर पाए। मुख्य रूप से समाज के जो उच्च वर्ग के शिक्षित लोग थे वही ब्रह्म समाज से पहले ज़्यादा प्रभाव में रहे, जबकि जो मध्यम वर्गीय लोग थे उन पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आरंभ का बात है, लेकिन धीरे धीरे मध्यम वर्ग को भी इन्होंने अपने सानिध्य में लिया और मध्यम वर्ग भी इनके अंतर्गत आए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है कब? 1833 में लंदन के ब्रिस्टल में। इसके मृत्यु के बाद, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व करते हैं वो कुछ दिन तक द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्याधीश। तो आपसे पूछा जाएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन करते हैं? तो द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्याधीश। द्वारकानाथ टैगोर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला और इनके काल में ब्रह्म समाज में काफ़ी प्रगति हुई। अब देखते हैं इनके काल में क्या क्या घटनाएं होती है। देवेंद्र नाथ टैगोर, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जब ब्रह्म समाज में शामिल हुए इसके पहले ही एक फेमस व्यक्तित्व हुआ करते थे और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में जोरान सखी, कलकत्ता में एक जगह जोरान सखी में पहले से एक संगठन चला रहे थे जिसका नाम था तत्वरंजनी सभा। इसके विचार ब्रह्म समाज से काफ़ी मिलते जुलते थे, इसीलिए ब्रह्म समाज के मेंबर बन जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले किस संस्था की स्थापना की थी? तो तत्वरंजनी सभा। तत्वरंजनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे और बाद में यही तत्वरंजनी सभा तत्वबोधिनी सभा बन जाती है। इस तरह के बहुत प्रश्न आते हैं। तत्वरंजनी सभा का संबंध किससे है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर से। तत्वबोधिनी सभा का संबंध किससे है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर की। इसी प्रकार तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालते थे, तो आपको पूछेगा तत्वबोधिनी पत्रिका, वो भी देवेंद्र नाथ टैगोर। यानी तत्वबोधिनी या तत्वरंजनी, इस तरह के जो भी टर्म मिलेंगे आपको और उसके संस्थापक या उनके मुख्य जो जनक थे किसे माना जाता है, हर जगह देवेंद्र नाथ टैगोर ही इसका आंसर होगा। तत्वरंजनी सभा बाद में बदल के क्या हो जाती है? तत्वबोधिनी सभा। इसी प्रकार 1840 में तत्वबोधिनी जो सभा थी उनके द्वारा एक स्कूल स्थापित किया जिसको कहते हैं तत्वबोधिनी स्कूल। तत्वबोधिनी स्कूल के भी कौन चलाते थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। और यहाँ पर अक्षय कुमार दत्त यहाँ पे महत्वपूर्ण नाम देख सकते हैं, जिसे कि यहाँ का तत्वबोधिनी स्कूल का अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है। किनके द्वारा? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। इसके अलावा इस स्कूल के जो मेंबर हुआ करते थे, जहाँ राजेंद्र लाल मित्र, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सभी इनके प्यारे चंद्र, ताराचंद चक्रवर्ती, सभी तत्वबोधिनी स्कूल के मेंबर हुआ करते थे। और तत्वबोधिनी स्कूल भारतीयों को शिक्षित करने का कार्य करती थी, काफ़ी परिश्रम के साथ मिलजुल कर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसके बाद, वो एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी पहले से ही थे, 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करते हैं और राजा राम मोहन राय के विचार और धार्मिक लक्ष्य को पूरे उत्साह से प्रचार प्रसार करते हैं। तो देवेंद्र नाथ टैगोर कब मेंबर बनते हैं ब्रह्म समाज के? 21 दिसंबर 1843 को। और राजा राम मोहन या ब्रह्म समाज के विचारों को पूरे उत्साह से प्रचार प्रसार में वो लग जाते हैं। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका का संकलन तथा ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना की शुरुआत कराई। तो आपको पूछा जाएगा ब्रह्म धर्म का संबंध किससे है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर से।
अगर ब्रह्म धर्म का संबंध किस संस्था से है तो ब्रह्म समाज से। इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना, पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना की शुरुआत किसने करवाई तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1857 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता दिलाई। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता किसने दिलाई तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब 1857 में। और इसे आचार्य नियुक्त किया, ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आचार्य केशव चंद्र सेन समाज के पूर्णकालिक सदस्य बने। उनके उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया। जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के पूर्णकालिक सदस्य बन जाते हैं तो ये भी पूरे उत्साह से ब्रह्म समाज के लिए कार्य करने लगते हैं और इनकी इसी उदारवादी विचार के कारण ब्रह्म समाज का विस्तार न केवल बंगाल में बल्कि बंगाल के बाहर भी अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, इन सारे क्षेत्रों में ब्रह्म समाज का धीरे धीरे विस्तार होता है। यानी ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप कौन प्रदान करते हैं? केशव चंद्र सेन। आपसे पूछा जाएगा ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है तो केशव चंद्र सेन। इनके विचारों से प्रभावित होकर जगह जगह ब्रह्म समाज के ब्रांच बनते हैं, ब्रह्म समाज से मिलते जुलते संगठन स्थापित किए जाते हैं। तो केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण ही समाज में फूट भी पड़ जाती है। जब आप कभी बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं तो उनका साइड इफेक्ट भी होता है। वही साइड इफेक्ट हुआ, ये अपने विचारों से काफ़ी उदारवादी थे और इसी उदारवाद के कारण समाज में फूट पड़ जाती है ब्रह्म समाज में। और 1865 में इसी जो कहते हैं कि अति उदारवाद कहीं भी अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, वही होता है ब्रह्म समाज के साथ। जब ये बहुत ज़्यादा उसका विस्तार करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं? केशव चंद्र सेन, जिनको कि आचार्य नियुक्त किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही, उन्होंने उसे केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया, आचार्य पद से मुक्त कर दिया। और यहीं से ब्रह्म समाज के पहला जो विभाजन होता है इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य पद से हटा दिया जाता है। इसके अलावे हमें यह जानना पड़ेगा कि इसके पहले ही वो क्या क्या कर चुके थे। ब्रह्म समाज के आचार्य पद से जब केशव चंद्र सेन को हटा दिया जाता है, इसके पहले उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की थी, इसको संगत सभा कहते हैं। इससे प्रश्न बहुत आए हैं कि संगत सभा का संबंध किससे है तो आचार्य केशव चंद्र सेन से। संगत सभा की स्थापना किसने की थी? आचार्य केशव चंद्र सेन ने। इसका स्थापना किया गया था सामाजिक समस्याओं पर विचार के लिए। उस समय जो समाज में समस्याएं थी और धर्म में जो समस्याएं थी, इन पर विचार विमर्श करने के लिए अलग से इन्होंने संस्था बनाई थी जिसे संगत सभा कहा जाता है, केशव चंद्र सेन के द्वारा। इसके अलावा इंडियन मिरर नामक एक अंग्रेजी अखबार भी निकाला करते थे केशव चंद्र सेन, और इसका आरंभ किया था 1861 से। और ये अंग्रेजी का प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र था। प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र जो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ वो इंडियन मिरर था, और इसके किसने आरंभ किया था तो केशव चंद्र सेन ने। इसे भी व्यक्ति के रूप में आप याद रखेंगे, संगत सभा केशव चंद्र सेन, इसी प्रकार इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। और यह अंग्रेजी का पहला दैनिक अखबार था। जब आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से ब्रह्म समाज ने अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया, इसी क्रम में जब ब्रह्म समाज ने अपना अखिल भारतीय स्वरूप धारण कर लिया तो पूरे भारत में जब इसका प्रसार होने लगा तो ब्रह्म समाज का ही एक ब्रांच कह सकते हैं मद्रास में स्थापित होता है, लेकिन उसका नाम अलग था, वैद्य समाज। लेकिन इसकी जो नीतियां थी, इसके जो सिद्धांत थे वो ब्रह्म समाज से हूबहू मिलते जुलते थे। एक तरह से इसको ब्रह्म समाज का ब्रांच मान सकते हैं। तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से एक संस्था बनता है जिसका नाम है वैद्य समाज। कहाँ पर? मद्रास में। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी केशव चंद्र सेन के प्रयास से, उनके प्रभाव से प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। आपसे पूछा जाएगा वैद्य समाज की स्थापना किसके प्रभाव से हुई
तो केशव चंद्र सेन। कहाँ पर? मद्रास में। इसी प्रकार प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रभाव से हुई? तो आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयास से। और कहाँ पर हुई? तो महाराष्ट्र में। अब ब्रह्म समाज के विभाजन को हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्म समाज का विभाजन किस प्रकार होता है? तो हम लोग सब जान रहे हैं कि 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और इसका जो प्रथम विभाजन होता है वो होता है 1866 में, क्योंकि जब केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से देवेंद्रनाथ टैगोर हटा देते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। और यही है ब्रह्म समाज का पहला विभाजन, और वो है ईयर 1866, जिसे आप लोग याद रखेंगे। 1866 में ब्रह्म समाज का पहला विभाजन होता है, यानी वो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में होती है तो उसका विभाजन 1866 में हो जाता है, पहला विभाजन। पहला विभाजन जो होता है इसके बाद दो संस्था इससे निकल जाती है। पहला आदि ब्रह्म समाज, जो कि मूल ब्रह्म समाज था, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज था, जिसका नेतृत्व रविन्द्रनाथ टैगोर उस दौर में कर रहे थे, या देवेंद्रनाथ टैगोर जिसका नेतृत्व कर रहे थे। तो वो हो गया आदि ब्रह्म समाज, वो हो गया आदि ब्रह्म समाज। और जिसको कि केशव चंद्र सेन ने जिसकी स्थापना की वो भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। यानी जो नया ब्रांच बना उसका नाम क्या था? भारतीय ब्रह्म समाज। इसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, जिसे कि आचार्य पद से देवेंद्रनाथ टैगोर ने हटा दिया था। यहाँ पे इसे देवेंद्रनाथ टैगोर पढ़िएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर है लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर होगा। तो आदि ब्रह्म समाज का संबंध किससे हो गया? देवेंद्रनाथ टैगोर से। और भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन से। बाद में देखते हैं कि इस भारतीय ब्रह्म समाज में भी विभाजन हो जाता है। ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है यहाँ पर भी विभाजन हो जाता है। ब्रह्म समाज में और फूट पड़ती है कब? 1878 में। आपसे पूछा जाएगा ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन कब हुआ? तो 1878 में। और ब्रह्म समाज का ये दूसरा विभाजन होता है और फिर उसका नाम बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था उसका नाम भारतीय ब्रह्म समाज था। तो भारतीय ब्रह्म समाज यहाँ पे रह जाता है एक पार्ट, जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। और दूसरा जो नया बनता है उसी को कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज, जो कि उदारवादियों के द्वारा स्थापित की गई थी, साधारण ब्रह्म समाज। और इसकी ये निर्माण होता है 1878 में। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, 1866 में पहला विभाजन होता है, 1878 में दूसरा विभाजन होता है। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इन टर्म को याद रखिएगा। अब देखते हैं पहला और दूसरा जो विभाजन होता है इसमें क्या क्या गतिविधियां होती है। ब्रह्म समाज का पहला विभाजन 1866 में हो जाता है और वो दो ब्रांच में बढ़ता है। आदि ब्रह्म समाज, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन रहते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके नेतृत्वकर्ता आचार्य केशव चंद्र सेन रहते हैं। केशव चंद्र सेन ने अपने एक भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। बिल्कुल, उनका जो समाज था उनका नाम भारतीय ब्रह्म समाज था। भारतीय ब्रह्म समाज का नारा था ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। ये याद रखिएगा आप लोग कि पूछा जाता है ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है किस संस्था का नारा था? तो भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज जो था उसका नारा था ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। और जो 1828 में पहला ब्रह्म समाज था, मूल ब्रह्म समाज था, वो क्या कहलाया? आदि ब्रह्म समाज। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे? देवेंद्रनाथ टैगोर। इस आदि ब्रह्म समाज में ही 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर शामिल हो जाते हैं और इसका नेतृत्व करते हैं। 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त महान कवि थे, महान राइटर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी ब्रह्म समाज से जुड़ जाते हैं। कब? 1911 में, 1911 में। ब्रह्म समाज का दूसरा जो विभाजन होता है इसके कारणों को हम लोग जानेंगे। ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन, यानी जो भारतीय ब्रह्म समाज था केशव चंद्र सेन का, उसमें विभाजन क्यों हो जाता है? तो सबसे पहले इसके जब बैकग्राउंड पे जाएंगे, 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 को सरकार कानूनी दर्जा प्रदान कर देती है। यानी ब्रह्म विवाह अधिनियम कब बना? 1872 में। किनके प्रयासों से? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। इन्होंने सरकार पर दबाव डाला और ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 बनाया और इसे कानूनी दर्जा दिला दिया 1872 में। इसके तहत क्या हो गया? लड़कियों के विवाह की
न्यूनतम आयु, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष नियत कर दिया गया। इससे पहले विवाह नहीं किया जा सकता है लड़कियों का। इसके बाद आचार्य केशव चंद्र सेन ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, स्त्रियों के उद्धार, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कार्यों के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने। क्या करने के लिए किया था इस संस्था का स्थापना? तो पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन का प्रसार करने के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए और स्त्रियों के उद्धार के लिए किया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। इनके इसी उदारवादी कार्यों के कारण, इनके इसी उदारवादी विस्तार के कारण ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन फिर हो जाता है 1878 में। इसका मूल जो कारण है, ब्रह्म समाज का जो विभाजन होकर भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। तो इसका जो मूल कारण था, जो अधिनियम केशव चंद्र सेन के परिश्रम से, केशव चंद्र सेन के प्रयास से बना था ब्रह्म विवाह अधिनियम, उसको खुद केशव चंद्र सेन ने ही तोड़ा, इसका उल्लंघन किया। इसीलिए उसके अनुयायी दुखी हो गए। क्या किया उन्होंने? 1878 में अपनी अल्प आयु पुत्री, जिनकी उम्र 14 साल से कम थी, सिर्फ 12 साल ही थी, और उस लड़की का विवाह उन्होंने कूच बिहार के राजा से कर दिया। बिहार के कूच बिहार जो था उनके राजा से कर दिया, जो ब्रह्म समाज के विघटन का द्वितीय कारण बना। यानी ब्रह्म समाज का जो दूसरा विभाजन होता है, इसके जिम्मेदार आचार्य केशव चंद्र सेन ही थे, जिन्होंने अपने प्रयास से अंग्रेजी कानून बने, जो कि ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 था, इसका खुद ही उल्लंघन किया और अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। तो यह एक उल्लंघन था, क्योंकि उस बच्ची की उम्र मात्र 12 साल थी। तो 12 साल में इन्होंने अपने बच्ची का विवाह कर दिया, जो इसके द्वितीय विघटन का कारण हुआ। और जो ब्रह्म समाज था, भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज, वो उसमें टूट होता है और साधारण ब्रह्म समाज नामक एक नए संस्था का जन्म होता है। यानी ब्रह्म समाज का और एक नया ब्रांच बन जाता है। अब देखेंगे साधारण ब्रह्म समाज में मुख्य रूप से कौन कौन से महान व्यक्तित्व इससे संबंधित थे। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर किसने? आनंद मोहन बोस। तो याद रखिएगा, आनंद मोहन बोस इसमें मुख्य भूमिका में थे। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री और उमेश चंद्र दत्ता द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। लेकिन ऑप्शन में ज़्यादा आपको आनंद मोहन बोस ही मिलेगा, इसलिए आनंद मोहन बोस को आप लोग याद रखिएगा। साधारण ब्रह्म समाज के मुख्य संस्थापक थे, जिसका उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति का समर्थन आदि। आनंद मोहन बोस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। जो साधारण ब्रह्म समाज बना, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अध्यक्ष तो आनंद मोहन बोस इसके प्रथम अध्यक्ष बने। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा बनाए गए ढांचे और सिद्धांत पर हुआ। इसलिए मैंने कहा कि आनंद मोहन बोस इसके ऑल इन ऑल थे। अगर कोई ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको बस इसे ही सही करना है, और ऑप्शन में अक्सर यही रहते हैं, आनंद मोहन बोस। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आनंद मोहन बोस ने। इन्हीं के सिद्धांतों पर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। इसके अलावा साधारण ब्रह्म समाज के और भी अगर मेंबर की बात करें, इसके और भी अग्रणी सदस्यों की बात करें, तो इसमें शिवनाथ शास्त्री थे, विपिन चंद्रपाल थे, द्वारिकानाथ गांगुली, आनंद मोहन बोस तो थे ही, इसके अन्य सदस्यों में शामिल थे। तो एक अभी हम लोग देख रहे थे ब्रह्म समाज से संबंधित A to Z हर एक प्रकार की जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके ज्ञान को और विस्तार देगी, और आप UGC नेट JRF जो कि 2022 जून में प्रस्तावित है, शानदार स्कोर करके 99 परसेंटाइल के साथ 100 परसेंटाइल के साथ सफलता अर्जित करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। और हाँ, अगर आप चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो चैनल को बस कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड करते ही 9 AM को वीडियो अपलोड जैसे ही होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और अपने तैयारी को कर सकते हैं शानदार जानदार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे।